अस्सलाम वालेकुम हाय एवरीवन वेलकम टू माय चैनल समाज बायोलॉजी विद समी समा। डेफिनेटली हमने माइक्रोबायोलॉजी में जो है उसके हिस्ट्री को थोड़ा एनालिसिस किया। उसमें हमने ट्रांजिशन एरा, ठीक है, उसको हमने हाईलाइट किया आपके सामने। और दूसरा टॉपिक हमारे पास था वो जो है गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री को। ठीक है, हिस्ट्री में वो कौन से माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जो सबसे ज़्यादा माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर काम किया और वो नए जो है एक इरा खोल दिया, एक नया एक मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का एक जो है वे ओपन कर दिया। तो इसमें डेफिनेटली हम आते हैं कि हम देखते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी के थोड़ा हिस्ट्री पे एनालिसिस माइक्रोबायोलॉजी के हवाले से थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि किस किस ने जो है माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर सबसे ज़्यादा रिसर्च किया और किसने सबसे ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कवरीज और इन्वेंशंस हो गए। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री को मद्देनज़र रखते हुए सबसे पहला जो हम पॉइंट सामने रखेंगे कि उसमें कौन कौन से साइंटिस्ट ने इसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया और उसके बाद उन्होंने क्या क्या इन्वेंट किया, तो उसकी ओवर भी हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है। ठीक है, व्हाट माइक्रोबायोलॉजी एंड हाउ इज दिस साइंस कम टू बी अ स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो ये बायोलॉजी का पार्ट कैसे बना। ठीक है, जैसे कि हम पहले क्या समझते थे कि जो चीज़ें हमें आम आँख से नज़र आता है तो डेफिनेटली वही लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन उसके बाद जब माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो गया तो उसके बाद हमने देखा कि कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आते, बल्कि हम उसको माइक्रोस्कोप या लेंसेज से देख सकते हैं। तो उसके बाद इनको एक नया नाम मिल गया, जो है माइक्रो यानी बायोलॉजी। ठीक है, यानी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमें आम आँख से या नेकेड आई से हमें नज़र ना आता हो, क्योंकि उसको हमने एक अलहदा सब्जेक्ट, एक अलहदा जो है सब्जेक्ट में रखा और इसको नाम दिया माइक्रोबायोलॉजी का, क्योंकि ये बायोलॉजी से रिलेट करते थे लेकिन नेकेड आई से आम आंख से नज़र नहीं आते थे। दूसरा, माइक्रोबायोलॉजी एज अ साइंस। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि माइक्रोबायोलॉजी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमें नेकेड आई से नज़र ना आ जाए। ठीक है, उसमें क्या है, फंजाई है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोन है, एल्गी है, एलिमेंट्स है और वायरसेस। ठीक है, ये कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आता है, जिसको हमने और रिसर्च करने के लिए या उनको स्टडी करने के लिए या उनके बारे में उनके जो उनके जो इम्पोर्टेंस के हवाले से उनके हार्मफुल इफेक्ट्स और उसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स दोनों को स्टडी करने के लिए डेफिनेटली हमें जो है डेफिनेटली माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ा। तो डेफिनेटली तो फिर उसको हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा। उसके बाद द डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक है, जैसे हमें पता है कि सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने 1965 में। ठीक है, उसने सबसे पहले प्लांट सेल को स्टडी किया और उसको सबसे पहले डिस्कवर किया कि आर लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल। तो उसके बाद जो है डेफिनेटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बाद में रिसर्च करने के बाद पता चला, जिसको सबसे पहले जो है एंटोनो लिवनहुक ने डिस्कवर किया। एंटोनो लिवनहुक ने जो है सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया। वो अपने बनाई हुई एक माइक्रोस्कोप, एक जो है लेंसेज माइक्रोस्कोप से उन्होंने क्या किया, उसको स्टडी किया और बताया कि कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो जो है हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आते। जब हम किसी चीज़ के ऊपर गौर करते हैं तो हमें नज़र नहीं आता, लेकिन हम माइक्रोस्कोप या लेंसेज को इस्तेमाल करें तो हमें वाज़ेह नज़र आता है। ठीक है, तो ये इसकी डिस्कवरी से द सेल थ्योरी। उसके बाद सेल थ्योरी के हवाले से भी मैथ्यू शेडन और थॉन्डर शेवान एंड रोडोल्फ वर्च्यू, ये तीन साइंटिस्ट थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, जो यानी मुख्तलिफ मजामी से ताल्लुक़ रखते थे। तो इन्होंने जो है सबसे पहले सेल थ्योरी को जो है इन्वेंट किया और सेल थ्योरी के हवाले से क्योंकि कुछ ऐसे थ्योरीज थे, ठीक है, जो हाइपोथेसिस थे जो कहते थे जो है बायोजेनेसिस का एक जो है वो एक अजीब सा एक गैमा गेमी में मौजूद था, तो जिसकी वजह से इन्होंने इनके ऊपर बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होती है। ठीक है, या लिविंग सेल क्या होती है, सेल की फिर उन्होंने क्या किया, सेल थ्योरी पेश किया और उस सेल थ्योरी के थ्री पॉइंट्स थे। ठीक है, थ्री पॉइंट्स थे। सबसे जो फर्स्ट पॉइंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक सेल या एक से ज्यादा सेल पर मुश्तमिल होता है। पहली थ्योरी इन्होंने बता दी। दूसरी पॉइंट थ्योरी का क्या है, द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, यूनिसेल्युलर से मल्टी सेलुलर,
तो उनका जो बेसिक यूनिट है वो सेल है, ठीक है। अगर सेल नहीं है तो डेफिनेटली दैट्स नॉट कॉल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट्स कॉल्ड नॉन लिविंग बॉडी। The third point of cell theory was cell arises from pre-existing cell। उन्होंने तीसरी पॉइंट क्लियर बता दिया अब आयोजेनेसिस के हवाले से कि कुछ लोग कहते हैं कि जो है सेल खुद ब खुद यानी जनरेट हो जाती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद ब खुद जनरेट हो जाती है, जैसे मैगूट्स के हवाले से कि जो है मीट को रखा जाए तो देर तक तो उसके अंदर मैगूट्स यानी जो है इंसेक्ट्स पैदा होते हैं। तो डेफिनेटली इसके हवाले से ये थ्योरी जो है रिजेक्ट किया गया और उसके बाद इन्होंने ये पॉइंट उसके साथ ऐड किया, सेल आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, यानी जितने भी सेल पैदा हो रहे हैं वो अपने आबा अजदाद यानी प्री एग्जिस्टिंग हेरिडिटी से वो इन्वेंट होकर आ रहे होते हैं। उसके बाद द डिबेट ओवर स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन के हवाले से मैंने कहा कि जो कुछ ऐसे जो साइंटिस्ट थे जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे या बायोलॉजिस्ट थे जो जिन्होंने कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, वो खुद ब खुद बनते हैं, ठीक है। उन्होंने बहुत सी मिसालें दे दिया, जो रेड का मिसाल दे दिया कि वो गंदम से बनते हैं, और इसी तरह जो है मैगोट्स की बात की कि वो डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म मीट से बनते हैं, ठीक है। इसी तरह उन्होंने बहुत से ऐसे थ्योरीज पेश किया, जैसे कि फ्रांसिस्को रेड्डी एंड रोटन मीट के हवाले से उन्होंने 68 में इन्होंने बताया कि जो मटन जो मीट है, ठीक है, उससे मैगोट्स पैदा, लेजरो सिपलांजी एंड चिकन ब्रॉथ, ठीक है। उन्होंने चिकन ब्रॉथ में जो है यानी चिकन ले लिया और उसको हीट अप किया वाटर के अंदर, उसके बाद उन्होंने उसको रखा तो उसके अंदर भी कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा हुए। तो उन्होंने कहा कि देखो दैट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम लिविंग नॉन लिविंग बॉडीज। लुइस पास्चर एंड सेवन नेकेड फ्लास्क, ठीक है। इसी तरह पास्चर ने भी इसके ऊपर काम किया 1861 में। जॉन टेंडल इंट्रोड्यूस थंडलाइजेशन एंड स्टरलाइजेशन, इन्होंने जो है थंडलाइजेशन और स्टरलाइजेशन का जो कंसेप्ट दे दिया कि किसी चीज़ को प्योर करने के लिए यानी क्लीन करने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके बाद द फर्स्ट गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, मैंने इसको डिटेल में डिस्कस भी किया था। फर्स्ट गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी 1800 यानी 1857 से 1914 तक ये गोल्डन एज रहा, क्योंकि इसमें फर्मेंटेशन का जो है कंसेप्ट सामने आ गया, इसी तरह पॉस्चराइजेशन का कंसेप्ट आ गया, जैसे कि हमें इससे पहले पता नहीं था कि जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी ये बेनिफिट्स हासिल किया जा सकता है, यानी उसको एज अ बेनिफिशियल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमें ये भी पता चला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर कुछ ऐसे लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो है हार्मफुल होते हैं, तो उन हार्मफुल जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको डिस्ट्रॉय कैसे किया जाता है। फिर उसके बाद हमें ये भी कंसेप्ट जो है गोल्डन एज में ही समझ आया। उसके बाद गेराम थ्योरी जो है ऑफ डिजीजेस, ठीक है, जैसे कि रॉबर्ट कोच ने जो है हमें ये बताया कि जितने भी डिजीजेस पैदा हो रहे हैं, ठीक है, पहले ज़माने में लोग इसको वबा या कोई अलहदा एक डायरेक्शन दे देते थे कि कुछ ऐसे जो है स्पिरिचुअल जो है कोई कंसेप्ट अपना बता रहे होते थे। लेकिन बाद में जब रॉबर्ट कोच ने जो है ये थ्योरी पेश किया तो उसने ये प्रूव करके बताया मुख्तलिफ इंजेक्ट करने के बाद कि जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दे काज डिजीजेस, ठीक है, और डिजीजेस काज कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी के खून में जो है ब्लड में अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो दे कैन ट्रांसमिट टू अदर बॉडी एंड काज डिजीज, ठीक है। तो इसके हवाले से उसने अपनी थ्योरी भी उसके हवाले से पेश किया, ये भी एक गोल्डन एज का हिस्सा है, ठीक है। इसी तरह वैक्सीनेशन का जो है कंसेप्ट भी सामने आ गया, ठीक है। जैसे कि उसमें मिसल्स है, ठीक है, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ठीक है, ये सारे डिजीज होते थे, लेकिन किसी समझ नहीं आता था कि ये किस तरह की डिजीज है। लेकिन इनसे दूर बचने के लिए, ठीक है, जो है एडवर्ड जॉनर ने जो है सबसे पहला जो है वैक्सीनेशन का कंसेप्ट सामने लाया, और इन्होंने जो है वैक्सीन डिस्कवर किया और उसको जो है इंजेक्ट किया, जिसकी वजह से जो दूसरे जो यानी हेल्थी जो है इंसान थे, ठीक है, ह्यूमन बीइंग थे, दे सेव फ्रॉम दैट काइंड ऑफ डिजीजेज, ठीक है। तो उससे बचने के लिए उसने वैक्सीनेशन का डिस्कवर कर चुका। उसके बाद डेवलपमेंट इन 20th सेंचुरी, ठीक है, 20th सेंचुरी के में कैसे क्या क्या माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो है नए नए
जो है चीज़ें डिस्कवर हुई है। जैसे कि तरह डेवलपमेंट इन 20वीं सेंचुरी, फिर 20वीं सेंचुरी में कुछ ऐसे मेडिसिन वगैरह डिस्कवर हो गया है, ठीक है, जैसे कि जो एंटीबायोटिक वगैरह, ठीक है, जैसे कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है सबसे पहले जो है जो है एंटीबायोटिक डिस्कवर किया, जिसके बाद बहुत सी ज़िंदगी, क्योंकि उससे पहले अगर कोई जो है यानी ह्यूमन बीइंग अगर कोई इंजर्ड हो जाता तो उसमें जो है पीप वगैरह आ जाते, ठीक है, और म्यूकस आ जाते थे, जिसकी वजह से उसके ज़ख्म और बढ़ जाता और तकलीफ बढ़ जाता, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती। लेकिन उसके बाद जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सबसे पहले जो है डिस्कवर किया जो है एंटीबायोटिक्स, तो उसके बाद जो है एक सिलसिलावार एक जो है कंटिन्यूअस एक प्रोसेस चला, जिसके बाद ने जो है ड्रग्स वगैरह डिस्कवर हो गए जी, ठीक है। सल्वर्सन फॉर सिफिलिस एक बैक्टीरिया है, उसके लिए सल्फा ड्रग इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से वो जो है वो पेशेंट के अंदर अगर सेफलस जो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म था तो वो इससे क्या हो जाते थे, सेफ हो जाते थे। एंटीबायोटिक पेंसिलिन जी 1928 में बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1940 में जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवर हुआ कि हम यानी नए से नया जो है इरा की तरफ, यानी न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ जाने के लिए कदम उठाए। डेवलपमेंट ऑफ द वैक्सीन फॉर पोलियो, उसके बाद पोलियो का वैक्सीन बनना शुरू हो गया। उससे पहले पोलियो का बिल्कुल कंसेप्ट ही नहीं था कि इनका भी जो है कोई ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। सीजर, मीसल्स, मम्प्स, ईटीसी, ये सारे वैक्सीनेशन बनना शुरू हो गए, क्योंकि इसकी बुनियाद जो है रखा था किसने, एडवर्ड जॉनर ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ विटामिन, उसके बाद कुछ ऐसे जो ह्यूमन बीइंग थे जिसमें विटामिन की कमी होती थी, जिसकी वजह से उनको प्योर जो है डाइट नहीं मिलते थे, जिसकी वजह से उनमें बहुत से जो है इन्फेक्शन या बहुत से जो है डिसेबिलिटी आ जाती थी, जिसकी वजह से उनको जो है काफ़ी परेशानी या काफ़ी डिजीज़ का सामना करना पड़ता। तो उसके बाद जो है मुख्तलिफ विटामिन की जो और मुख्तलिफ अमाइनो एसिड के बारे में, एंजाइम्स के बारे में पता चला और उनकी डिस्कवरी हुई, और उनको जो है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो है उनको क्या किया गया, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो है इनको वापस बनाया गया, ठीक है, लेबोरेटरी में। डिस्कवरी ऑफ वायरसेस, उसके बाद बैक्टीरिया से जो है लाखों गुना छोटा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग नॉन लिविंग बॉर्डर लाइन पे होता है, ठीक है। तो वो क्या करते थे, ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म की डिजीजेस काज करते, तो उसकी भी जो है डिस्कवर हुई, ठीक है। ये भी इस तरह का कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो काज करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर डिजीजेस, ठीक है। इसी तरह मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड डीएनए टेक्नोलॉजी, उसके बाद जो है पता चला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका हर एक का एक अलग हेरेडिटरी मटेरियल है, जिसको डीएनए कहते हैं, और डीएनए के ऊपर मौजूद होती है जीन्स, जिस जीन्स के एक स्पेसिफिक जीन्स होती है। फॉर एग्जांपल अगर एक जो है विटामिन को बनना है, ठीक है, उसके लिए भी एक स्पेसिफिक जीन होती है और उसको कोड करती है। इसी तरह बॉडी के अंदर कोई भी अमाइनो एसिड बनना है, उसके लिए भी एक स्पेसिफिक जो जीन होता है डीएनए के ऊपर जो कोड करता है, और वो अमाइनो एसिड उसी हिसाब से अरेंजमेंट हो जाती है। इसी तरह कुछ ऐसे एंजाइम है, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, वो भी बनते हैं जो खान से बनते हैं, डेफिनेटली जीन से, और जीन्स मौजूद होता है डेफिनेटली डीएनए के ऊपर, ठीक है। इसी तरह माइक्रोब्स इन द इन्वायरमेंट, ठीक है, फिर उसके बाद इन्वायरमेंट में कहाँ कहाँ जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उनको जो है पास्चराइज कैसे किया जाता है, वो सारा प्रोसीजर जो है सामने आ गया। सब डिसिप्लिन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, उसके बाद और नए डिसिप्लिन आ गए माइक्रोबायोलॉजी से, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से बचने के लिए या उनको इस्तेमाल करने के लिए नए नए जो है सामने आ गए, ठीक है। उसके बाद हाईलाइट द हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, थोड़ा हाईलाइट करते हैं, उसके बाद हम आते हैं हर साइंटिस्ट को अलहदा पढ़ते हैं कि वो इसके बारे में क्या नए इन्वेंट कर दिए। लिटिल बॉक्स और सेल, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने 1865 में जो है सबसे पहले जो है हमें बताया कि जो सेल है, ठीक है, वो इस तरह के छोटे छोटे बॉक्स से बने होते हैं, और उसके इर्द गिर्द एक जो है मेम्ब्रेन होती है, एक जिल्द होती है, जिसको सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल का नाम दिया गया, ठीक है। ऑब्जर्व लिटिल एनिमल, ठीक है, लिटिल एनिमल यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया, किसने डिस्कवर किया, डेफिनेटली एंटिनो लिवन हुक ने 1677 में, ठीक है। इसी तरह फर्स्ट साइंटिफिक स्मॉल बॉक्स वैक्सीनेशन, ठीक है, सबसे पहले वैक्सीनेशन का जो कंसेप्ट है वो किसने सामने रखा, ठीक है, लाया, जिसकी वजह से बहुत से जो है लोग वैक्सीनाइज हो गए, ठीक है। इसी तरह ये कब हुआ था, एडवर्ड जॉनर ने 1796 में इसने सबसे पहले जो है एक कंसेप्ट सामने लाया, एडवोकेटेड वॉशिंग एंड टू सोप एंड स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, यानी डिजीज से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीजेस काज करते हैं उससे बचने के लिए क्या किया जाए। सबसे पहले एगनीज
सेमिलोइज, एग्नीज, सिविल ल्यूज 1850 में सबसे पहले ये कंसेप्ट दिया कि अगर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स या एक बंदा इन्फेक्टेड है, ठीक है, उसको हाथ लगाने से हमारे जो है आर एंड्स जो है वो इन्फेक्टेड हो जाती है, जिसकी वो जो है हमें वॉश करना चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले ये कंसेप्ट दिया, अगर आप वॉश नहीं करेंगे यू आल्सो फेस दैट डिजीज, ठीक है, आप वो डिजीज भी फेस कर सकते हैं। डिस अप्रूव्ड स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्पॉन्टेनियस जनरेशन यानी जानदार खुद ब खुद पैदा, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद ब खुद पैदा होते हैं, यानी वो बैक्टीरिया और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो खुद ब खुद बनते हैं। ये थ्योरी को रिजेक्ट किया सबसे पहले लुइस पास्चर ने 1861 में। उसने कहा कि नो, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्री एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनकर बनता है। सपोर्ट ग्राम थ्योरी ऑफ डिजीज, ग्राम थ्योरी को किसने सपोर्ट किया कि कहा कि जो बैक्टीरिया एक दूसरे बैक्टीरिया बीमारी यानी डिजीज काज करते हैं ह्यूमन बीन के अंदर, तो उसको सपोर्ट किया था लुइस पास्चर ने। उसने कहा डी जी या डेफिनेटली दैट द काजिंग एजेंट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। 1862 में इसने इसको सपोर्ट किया था। प्रैक्टिस्ड एंटीसेप्टिक सर्जरी, एंटीसेप्टिक सर्जरी सबसे पहले जो है जोसेफ लेस्टर ने 1867 में ये बताया कि अगर आप किसी को जो है ऑपरेट करते हो, ठीक है, तो उसको उसके ऊपर जो है बॉडी के अंदर या बॉडी के ऊपर जो है मुख्तलिफ जो जर्म मौजूद होते हैं वो इनसाइड बॉडी चले जाते हैं, तो उनको आपने क्या करना है, वॉश आउट करना है। तो उसके बाद फर्स्ट प्रूफ ऑफ ग्राम थ्योरी ऑफ डिजीजेज विद बी एंथ्रेसीज डिस्कवर्ड, रॉबर्ट कोच ने जो है एक थ्योरी पेश किया था, किस चीज़ का, ग्राम थ्योरी। ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया ऑन सॉलिड मीडियम, तो उसके बाद बैक्टीरिया को रिसर्च करना कि आइसोलेट करना फ्रॉम बॉडी एंड री जो है इसको कॉलोनाइज करना, तो उसके लिए सबसे पहला जो है जो मीडिया बनाया गया, सॉलिड मीडिया बना था, और इसको रॉबर्ट कोच ने 1881 में सबसे पहले जो है एक कंसेप्ट दिया कि हम जो है किसी भी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करके दोबारा इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको वापस कॉलोनाइज कर सकते हैं। उसके बाद ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया ऑन अच्छा आउटलाइन कोच पास्चुलेट्स, रॉबर्ट कोच 1826। डेवलप एसिड फास्ट स्टेन, एसिड फास्ट स्टेन को किसने सबसे पहले डिस्कवर किया, रॉबर्ट कोच ने 1882 में, ठीक है। उसने जो है एसिड फास्ट स्टेन भी जो है बनाया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे स्टेन किया जाता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेकेड आई से नजर नहीं आते, अगर माइक्रोस्कोप के अंदर रखोगे भी हमें जो है वाजे नजर नहीं आता, तो उसको स्टेन किया करना करना पड़ता है, यानी उसको स्टेनिंग किया करना पड़ता है कि उसको कलर देना पड़ता है कि हमें वाजे और ट्रांसपेरेंस सी के साथ दिख जाए। डेवलपमेंट ग्राम स्टेन, ठीक है, इसी तरह ग्राम स्टेन जो है डिस्कवर हुआ, ठीक है। इसको क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में डिस्कवर किया। फर्स्ट रेबीज वैक्सीन, ठीक है, जैसे कि डॉग बाइटिंग में जो है कुछ ऐसे वायरसेस है जो बॉडी के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे ब्रेन को डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो उसको सबसे पहले रेबीज जो वैक्सीन है उसको लुइस पास्चर ने 1885 में जो है इसको सबसे पहले इन्वेंट किया, ठीक है। इन्वेंटेड पेट्री डिश, ठीक है, पेट्री डिश को आरजे पेट्री 1887 में सबसे पहले उसने पेट्री डिश का जो कंसेप्ट दिया कि पेट्री डिश में हम जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकते हैं, वहाँ पे उसका ग्रोथ करा सकते हैं, ठीक है। डिस्कवर वायरसेस, वायरस को डेफिनेटली डी एल लेवनविस्की ने 1892 में उसने सबसे पहले वायरस को डिस्कवर किया था कि कुछ ऐसे जो फैक्टर्स है जो क्या करते हैं बॉडी के अंदर मुख्तलिफ डिजीजेस काज करते हैं, तो उसने सबसे पहले हमें ये कंसेप्ट दिया था, ठीक है। उसके बाद रिकॉग्नाइज वायरल डिपेंडेंस ऑन सेलिस फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है। यानी सबसे पहले किसने ये जो है हमें बताया कि वायरसेस जो है डिपेंडेंट है, ठीक है, वो जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म हो तो वो अपना जो है ग्रोथ कर सकता है, ठीक है, कानून कानून जो है अपना जो है अपने को रिकॉग्नाइज कर सकता है, इट इज डिपेंडेंट ऑन लिविंग सेल, ठीक है। वो मैट्रिनस बजरंगी जो है 1890 में सबसे पहले हमें बताया। प्रूव्ड मस्किटो कैरीज द येलो फीवर एजेंट, ठीक है, हम उससे यानी जो मलेरिया के हवाले से जो है
मुख्तलिफ एक अपना एक कंसेप्ट हुआ करता था कि इनमें किस चीज़ का जो है इन्फेक्शन है, ठीक है, किस चीज़ का किसकी वजह से हो रही है, लेकिन उनको ये पता नहीं था ये एक मॉस्किटो के स्लेवा के अंदर होती है। तो उसके सबसे पहले वेल्टर ने रेड ने 19 में हमें ये बताया कि जो है द काजिंग एजेंट ऑफ जो प्लाज्मोडियम और द मलेरिया इज व्हाट दैट इज मॉस्किटो, ठीक है। डिस्कवर क्योर एंड सिफिलिस पुल एर्चीज 1920, डिस्कवर ऑफ पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में, डिस्कवर मेथड्स ऑफ सीक्वेंस डीएनए, यानी डीएनए का सीक्वेंस सबसे पहले किसने बताया था, ठीक है। गैल्बर्ट एंड एफ सिंगर ने 1977 में हमें मेथड बताया था कि डीएनए का इस तरह का सीक्वेंस होता है, ठीक है। पोलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, पीसीआर को सबसे पहले कैरी मेलिस ने 1983 में जो है इसको सबसे पहले पीसीआर का प्रोसीजर हमें बताया, डिस्कवर किया था, ठीक है। फर्स्ट माइक्रोबियल जीनोमिक सीक्वेंस पब्लिश्ड इन्फ्लुएंजा प्रोजेक्ट बिगेन इन 1894 1985, ठीक है। तो सबसे पहले जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो जीनोम का जो सीक्वेंस है उसके सबसे पहले इन्फ्लुएंजा वायरस उसका हुआ था, ठीक है। उसके ऊपर काम कब हुआ, 1985 में, ठीक है। तो ये था हिस्ट्री को थोड़ा हाईलाइट करने के। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो है दूसरे साइंटिस्ट जितने भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे उनके हवाले से हम फर्दर इसके हवाले से डिस्कस